ममता दीदी को डर लग गया कि यात्रा निकली तो उनकी सरकार की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं, कहा पाकिस्तान जाकर करेंगे हम। डरने की जरूरत नहीं है, हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं। एक एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले। ममता दी 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन अरोड़ा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही बंगाल पर राज करेगा। दिल्ली का द्वार इस बार क्या बंगाल से खुलेगा? करीब 2 महीने के सियासी अड़ंगों के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मालदा में गणतंत्र बचाओ रैली निकाली तो ममता बनर्जी और उनके सो कॉल्ड महागठबंधन पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने देश प्रदेश के सारे मुद्दों पर बात की तो बंगाल के लिए स्पेशल हिंदू कार्ड भी आज चल दिया। अमित शाह के बंगाल वाले हिंदू कार्ड में जहां बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी थे तो उसके साथ ही गौ माता, दुर्गा विसर्जन और मां सरस्वती भी थी। तो आज 6 बजे की बहस इन 6 सवालों के साथ। 6 सवाल। पहला सवाल, ममता के गढ़ में मोदी शाह की कमल क्रांति। दूसरा सवाल, ममता के मिशन दिल्ली पर बंगाल में ब्रेक। तीसरा सवाल, मोदी शाह की जोड़ी को रोक पाएगा सेल्फी वाला गठबंधन। चौथा सवाल, गठबंधन के 19 पर मोदी शाह की जोड़ी क्या 20 साबित होगी? वहीं हिंदू हित से बीजेपी का बंगाल विजय प्लान है। और छठा और आखिरी सवाल, अब की बार बंगाल विजय से खुलेगा दिल्ली का द्वार। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दे। आज की बहस के मेहमान अमन सिन्हा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। गीता भट्ट जो कि आरएसएस विचारक हैं, वो हमारे साथ हैं। प्रवीर विश्वास तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। गौतम लाहड़ी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ हैं। अमन सिन्हा, सबसे पहले मेरा सीधा सवाल, आज अमित शाह ने तमाम मुद्दों को टच किया, महागठबंधन से लेकर के हिंदू कार्ड तक, लेकिन सीधा सीधा सवाल यह है कि बंगाल से अमित शाह की यह दहाड़ है, 2019 में हिंदू हित से होगा बेड़ा पार। देखिए सचिन जी, अमित जी की तबीयत नासाज थी, पर आज बंगाल में जो उन्होंने दहाड़ की, जो सिंह गर्जना की, स्पष्ट है क्यों ममता बनर्जी की सरकार इतनी डरी हुई थी, इतनी विचलित थी। और पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी पीपल सरकार चल रही है, जो अनेक उदाहरण हैं, जो सरकार कैसे वहां पे जनता का उत्पीड़न कर रही है, उन सभी बातों को अमित शाह जी ने सामने रखा। और स्वयं हाईकोर्ट भी कह चुका है कि ये सरकार एक कॉम्युनल एंगल पे चल रही है, ये सेक्युलर इथोस को फॉलो नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने स्वयं इंडाइट किया और उन्हीं सब एग्जाम्पल्स को अमित शाह जी ने सामने रखा। किस तरीके से दुर्गा विसर्जन करने की वहां अनुमति नहीं मिल पाती है, किस तरीके से अगर कभी मुहर्रम का जुलूस चलता है तो कैसे वहां दंगाइयों को खुली तरह से पुलिस समर्थन करती है। जब कभी इस तरह की बातें होती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन जो है किस तरीके से एक समाज या एक धर्म के लोगों के पक्ष में खड़ा होके दूसरे लोगों के धर्म के ऊपर या उनके ऊपर किस तरह के अत्याचार करता है। तो ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। और जिस तरीके से घुसपैठियों का एकदम खुला जो उनको छूट मिली हुई है आने की, और एक भी घुसपैठिया वहां से कोई विस्थापित नहीं हो पाया। एनआरसी के खिलाफ है, जितनी भी प्रोग्रेसिव नेशनल इंटरेस्ट में चीजें हो रही हैं, वो उनमें से कोई चीज ममता बनर्जी जी को पसंद नहीं आती है। और इसीलिए स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जब वहां जा रहे थे तो कैसे प्रशासन का भी राजनीतिकरण किया गया और उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने पे इतना बड़ा विवाद बनाया, जहां 2 दिन पहले स्वयं ममता बनर्जी लैंड की थी, वहां अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर लैंड तक करने में उन्होंने इतनी जो है कठिनाई की, पर स्पष्ट रूप से जनता इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले। प्रवीर विश्वास, इसी चीज से डरे हुए थे क्या कि लगातार 2 महीने से कभी इजाजत नहीं, कभी कोर्ट, कभी इधर कभी उधर, कभी कहा कि पहले कुछ पूर्वाग्रह है, कि क्या फिर ये डर था
कि अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर दुर्गा पूजा को लेकर के, रामनवमी को लेकर के, हिंदू शरणार्थियों को लेकर के जिस तरीके का स्टैंड रहा है, कहीं कोई पार्टी आकर के उसको एक्सपोज ना कर जाए? देखिए, एक तो सिर्फ रैली हुआ है कलकत्ता में, और वही उसी रैली से इतना बौखला गए ये अमित शाह, मोदी जी, ये लोग अब ये बौखला के डर के माने उल्टा पुल्टा बकने लगे। मैं एक हिंदू हूं, कलकत्ता के रहने वाला हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई मतलब कम्युनल खतरा आज तक नजर नहीं आया, ना लेफ्ट के टाइम पे ना इस जमाने पे। यहाँ कम्युनल खतरा होता नहीं है। जो आजकल आप सुनने को आ रहा है वो बना बनाया खतरा है। ये बीजेपी आरएसएस वालों का करतूत है। यहाँ बंगाली लोग खासकर कोई सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करता। और अमित शाह जी सबसे बड़ा फाउल गेम क्या खेले मालूम है? ये बंगाल में आके हिंदुत्व का पत्ता फेंके, पर बंगाली लोग हिंदुत्व, मुसलमान, इस्लाम, क्रिश्चियन ये सब को मानते ही नहीं है। रहा सवाल दुर्गा पूजा का विसर्जन का, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कौन विरोध करता है? कौन कहता है कि मुहर्रम पहले जुलूस निकलेगा और उसके बाद दुर्गा पूजा होगी? कोर्ट किसको फटकार लगाता है कि आप इस तरीके से हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते? रथ यात्रा पर कैसे कोर्ट कह देता है सर आपको? सर मैं तो सिर्फ आपको और आपके द्वारा कहे गए और बताए गए कोर्ट के कुछ बयान बता रहा हूं। नहीं, प्रश्न के तो जवाब भी ले लीजिए आप लोग, जवाब भी सुनिए। सॉरी, देखिए, विसर्जन में कोई रोक टोक नहीं थी। एक नंबर, ममता बनर्जी खुद विसर्जन का आयोजन की थी 2 साल। हाई कोर्ट ने ये कहा है, आप जाके हाई कोर्ट जजमेंट पढ़िए। नहीं, आप हाई कोर्ट का जजमेंट लाओ, दिखाओ, हम समझ लेंगे आपका बात, आप मान लेंगे आपका बात। ऐसा कोई बात हाई कोर्ट ने कहा ही नहीं, दिखाओ, कतई नहीं कहा। ऐसा है, बंगाल में कम्युनल प्रॉब्लम है नहीं, कभी था नहीं। हाई कोर्ट का जजमेंट है, मैं बागपंथी नहीं हूं, मैं बागपंथी नहीं हूं, फिर भी मैं बागपंथी का दाद देता हूं कि बंगाल में हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, आप मुश्किल क्या जानते हैं? सरकार जो है मुश्किल वो कम्युनल लाइन पे चल रही है, उसको इंडाइट किया जानते हैं। आप लोग किसी को बोलने नहीं देते। जब आप बोलते हो तब हम लोग चुप रहते हैं, जब हम बोलते हैं तो आप डिस्टर्ब करने लगते हो। तो देखिए, ऐसा है, आपने बहुत कुछ अनर्गल और उल्टा कहा, पर मैंने उस समय नहीं जवाब दिया। जवाब देने की बात है, ये तो मैं ही दूंगा ना। आप अमित शाह जी से इतना डर गए, बौखला गए, आपको ये नहीं मालूम है कि हमारा कार्यक्रम महीनों पहले से प्लान था। आपने क्यों नहीं प्रशासन का ऐसा क्यों राजनीतिकरण कर दिया कि जहां पे ममता बनर्जी 2 दिन पहले उतरी हैं वहां पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी? ये आजाद देश है, हर एक हिंदुस्तानी को हर जगह जाने का, पता है क्या हुआ? अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने का, अपने पॉलिटिकल नहीं, आप बात का बतंगड़ बना रहे। जहां अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर उतरने वाली थी वहां कुछ सामान रखा हुआ था, बोला गया बगल में उतारो, पूरी की पूरे दूसरे जगह आपने बतंगड़ बना दिया है। एक नहीं सचिन जी, आप तो अनेक जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश को बर्बरतापूर्वक मारा गया है। बेरोजगारों को ठीक है, एक बात बताइए प्रवीण विश्वास। अच्छा ठीक है, प्रवीण विश्वास एक बात बताइए, आपने कहा कि उन्होंने सेल्फ गोल किया, ठीक है प्रवीण विश्वास, उसके बाद मैं आगे पैनलिस्ट के आगे बढ़ूंगा। प्रवीण विश्वास मुझे एक बात बताइए, प्रवीण विश्वास मुझे एक बात बताइए, ठीक है अमन सिन्हा मैं वापस आऊंगा, अमन सिन्हा मैं वापस आऊंगा, मेरे और पैनलिस्ट एक एक करके उनसे जवाब ले लेता हूं, फिर उसके बाद में वापस आता हूं। प्रवीण विश्वास, अगर आप ये कहते हैं कि ये सेल्फ गोल किया, अगर प्रवीण विश्वास आप ये कहते हैं गीता भट्ट की इन्होंने सेल्फ गोल किया, तो फिर ये सेल्फ गोल किया तो फिर ये क्यों आरएसएस के स्कूलों को बंद करवा रहे हैं? 125 स्कूलों को बंद करवाया, फिर उसके बाद ऐसा क्यों हुआ कि कम्युनल एजुकेशन दी जा रही है और बाकी की विद्या भारती स्कूल बंद होने चाहिए? फिर क्यों ऐसा गया कि एनआरसी का विरोध होगा, देश में दंगे हो सकते हैं? अगर खुद में इतना मजबूत है, फिर दुर्गा पूजा को लेकर के हाईकोर्ट क्यों कहता है? अगर वो कम्युनल कार्ड आज अगर खेल रहे थे अमित शाह, तो फिर ये क्या था जो दीदी इतने टाइम से कर रही है? गीता भट्ट, उसके बाद भदौरिया जी। देखिए साहब, एक गलती तो है बंगाल में। सचिन जी देखिए, पश्चिम बंगाल में आज अघोषित आपातकाल है। वहां की परिस्थिति आज ये है कि तृणमूल कांग्रेस ने जो विरासत में अपने वामपंथियों से जिस प्रकार की तानाशाही की जो कार्यशैली ली है, वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई भी राजनीतिक दल या संगठन जो जनता के ऊपर आज अत्याचार हो रहे हैं, उनको उठाने की आवाज उठाता है, तो उसे ममता दीदी और तृणमूल कांग्रेस उनको ये चुनौती लगती है। और यही कारण है जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रैली होने में जिस तरह से अड़चने लगाई हैं, वहां के उनके अध्यक्ष को जो है उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं देना चाहिए। और यही नहीं, अभी इसी महीने की बात है,
डायमंड हार्बर में 2 विपक्षी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। आसनसोल में एक और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और इसी तरह खरना में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया गया। तो ये जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार, और आप देखिए कोई भी मानवाधिकारों की बात करने वाले बड़े बड़े संगठन, उनमें कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, कोई इस बात को नहीं उठा रहा है। सचिन जी, बड़े ही दुख की बात है। और जहां तक आपने पाठ्यक्रम की बात करी और स्कूलों की बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से विद्या भारती के जो स्कूल हैं उनको जिस तरह से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि चुन चुन कर उन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, और इतिहास के पाठ्यक्रमों में अब तो ममता बनर्जी की कविताओं को डाला जा रहा है और उनके गुणगान भरे जा रहे हैं। तो जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस इस समय वहां हिटलरशाही जिस तरह से बंगाल में कर रही है, इसी के खिलाफ जो इतनी बड़ी जो रैली जो मालदा में लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं, वो वही प्रताड़ित जो जनता है वो आज आकर गुहार लगा रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवर्तन चाहिए। अनुराग भदौरिया, आपके तो साथी है ना नए, अभी कुछ दिन पहले होकर के बंगाल होकर के आए, जहां पर दीदी कहती माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सेफ है और पहला हक उन्हीं का है, दूसरी राजभाषा उर्दू उन्होंने कर दी। लेकिन उसी मन से आपके नेता आजम खां कह रहे थे ना कि भैया जो रिलीजियस माइनॉरिटी सेकंड है उसको तो महागठबंधन भूल ही गया, वहां पर तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। इसीलिए कह रहे शायद आज अमित शाह ने कह दिया कि सेल्फी वाला एक तस्वीर लेने वाला गठबंधन है। देखिए, मुझे लगता था कि 5 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होगी और जब मंचों पे जाएंगे पूरे देश में, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीजेपी का कोई नेता जाएगा तो चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बात कहेगा कि देखो 5 साल में हमने क्या विकास किया है, और अपने कामों को गिनाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 5 साल बाद भी आप वही बोल रहे जो 2014 में बोलते थे। 2014 में जो आपका भाषण होता था वही 2019 में आपका है। इसके मतलब आप वहीं रुके हो, जहां चले थे वहीं खड़े हो, ना एक कदम आगे गए ना एक कदम पीछे गए। इसके मतलब देश को भी आप कम से कम तो हजारों किलोमीटर पीछे लेके चले गए। आपके भाषण में कहीं ये नहीं था कि आपने भारत के लिए क्या किया, देश का जो युवा है उसके लिए क्या किया, आपने महिलाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। युवा जो आके फाड़ के सुनना चाहता काम खोल के बैठा हुआ था उसके लिए कुछ तो बोलते हैं। जनवरी को कौन सा इंडिया का प्लान साझा किया जा रहा था? 19 जनवरी को यही था ना कि देश कितना खतरे में और किसने खतरे में डाल दिया और किसको हटाना है। मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, ये जो रट लगा के आए इसके आगे, इसके रट्टा के आगे जो आपके पास कुछ नहीं है, ये देश के लिए अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि इसके आगे आपको सोचने की जरूरत है। अगर देश को आगे ले जाना है तो आपको ऊपर उठ के देखना पड़ेगा कि देश को कहां लेके चले गए आप। आज करेंसी की हालत क्या है, डॉलर के हिसाब से देश की, सुन लीजिए, नहीं मेरी सेंटेंस पूरा होने दीजिए, ये तकलीफ की बात बता रहा हूं। आज रुपए कितना पतला हो गया है, और यही लोग कहते थे जब रुपया पतला होता है तो देश का सम्मान गिरता है। अब रुपया इतना पतला हो गया डॉलर के मुकाबले तो सम्मान नहीं गिर रहा है। यही लोग कहते थे दिल्ली की सरकार निकम्मी है, महंगाई कम नहीं कर पा रही है, तो अभी आप दिक्कत ये है, आपने कर दिया एक सवाल में पूछ लिया, 8 सवाल भदौरिया जी एक सवाल में पूछ लिया ना 5 सवाल तभी मैं आपके पास आया। सबसे लास्ट में मेरे को लगा अभी मेरी गौतम लहरी जी से कमेंट लेना बाकी है, लेकिन एक सेकंड भदौरिया जी एक एक करके कर लेते हैं ना बात, भदौरिया जी एक एक करके कर लेते हैं ना बात, भदौरिया जी एक एक करके कर लेते हैं ना बात। एक सवाल के अंदर जो आपने 10 सवाल पूछे, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, एक सवाल के अंदर जो आपने 10 सवाल पूछे, एक का तो जवाब देने दो ना, एक का जवाब देने देते हैं ना अमन सिन्हा को। अगर ये मैनिफेस्टो जो कि इस वक्त आप पढ़ रहे हैं ये समाजवादी पार्टी का या महागठबंधन का, सर उस दिन मन से भी पढ़ लिया होता, लोगों को पता लग जाता देश में चल क्या रहा है, मेरी जान छोड़वा, सर लोगों को पता लग जाता उस दिन देश में चल क्या रहा है। 19 तारीख को उस मन से अखिलेश यादव ने अगर ये मैनिफेस्टो पढ़ लिया होता तो पता लग जाता ना सर। उस दिन आप भी तो यही कर रहे थे कि मोदी विरोध, आज ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान या सिर्फ जो है देश में जो विपक्ष विरोध। उस समय भी यही कहा गया था कि देश, ठीक है, अब आपने सवाल पूछा, मुझे एक बार वक्त देना पड़ेगा अमन सिन्हा को 30 सेकंड का, उसके बाद गौतम लहरी। ठीक है अनुराग भदौरिया, 1 सेकंड वापिस आइएगा चर्चा में, अनुराग भदौरिया वापिस आइएगा चर्चा में, 30 सेकंड अमन सिन्हा को दे रहा हूं। आपने सीधे तौर पर यहां पर इल्जाम लगाया, ओके फाइन फाइन करके दिखाया है अनुराग भदौरिया, आपने सीधे तौर पर इल्जाम लगाया अमन सिन्हा के ऊपर। 2014
2014 में जो बातें करते थे 2019 के भाषण में वही सब था। हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये सीधा सवाल अमन सिन्हा के ऊपर, ठीक है, ये सीधा सवाल अमन सिन्हा के ऊपर। 1 मिनट में आप उनका जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद गौतम लहरी। ठीक है, अनुराग भदौरिया वापिस आ रहा हूं, आपका सीधा सवाल। तो इलेक्शन का आप देख सकते हैं इन लोगों की व्याकुलता, इन लोगों का जो डेस्परेशन है वो देख सकते हैं। आपने 5 बार कहा कि मैंने अमन सिन्हा से सवाल पूछा और ये बोलते ही चले जा रहे हैं, और इन्हें ये भी क्या नहीं कि इनके मुंह से निकल क्या रहा है। इन्होंने जो इतना बोल रहे थे अच्छा होता थोड़ी देर अगर ये देख आते अमित शाह जी का भाषण। उन्होंने सबसे पहले ये कहा जहां पे पश्चिम बंगाल की जनता को 1,32,000 का ग्रांट मिलता था। भदौरिया जी मुझे फिर इंटरप्ट करना पड़ेगा, तो किसने मना किया? पूछे ना सवाल, किसने मना किया? आप सवाल ही पूछ रहे और आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब आप अगर ये कहेंगे कि सवाल भी मैं पूछूंगा, सामने वाला जवाब देगा तब भी मैं सवाल ही पूछूंगा, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर हल्ला करने आए हैं, डिबेट करने नहीं आए। ऐसा नहीं है ना, जो यूपी में पोलराइजेशन तो पूछ रही है तो जवाब भी सुन लीजिए ना भदौरिया जी। भदौरिया जी अगर पूछ रही है तो जवाब भी सुन लीजिए ना। सीधे पढ़ेंगे। आपके साथ प्रॉब्लम है, डिबेट में बैठने के बाद जो ईयरपीस होता है ना, कान से आवाज जिसकी जाती है तो वो निकाल देते हैं या फिर इग्नोर करने लग जाते हैं। भदौरिया जी मेरे को वापस बजर पे आना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता आपकी आवाज नीचे करना, मुझे अच्छा नहीं लगता आपकी आवाज नीचे करना। भदौरिया जी मुझे अच्छा नहीं लगता आपकी आवाज नीचे करना। आप अगर जनता की आवाज आगे रख रहे हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। आपने एक सवाल पूछा, एक सवाल के बाद 10 सवाल पूछा, फिर उसे 20 तक कर दिया। पहले सवाल का जवाब देने दीजिए, और मैंने आपका सवाल डायरेक्ट यहां से पूछा, उसके बाद मैं बजर दे दूंगा। सर मैं सबको वक्त दे दूंगा, बहुत वक्त है मेरे पास, मैं 30-30 सेकंड के उसके बाद बजर लगा दूंगा। अमन सिन्हा 30 सेकंड जवाब दे दीजिए 40 सेकंड में, उसके बाद गौतम लहरी, फिर हम बजर रखेंगे। सचिन जी, जैसा मैंने कहा कि अमित शाह जी ने सबसे पहले कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को जहां यूपीए के सरकार के कार्यकाल में 1,32,000 करोड़ रुपए का ग्रांट मिलता था, पिछले साल जो है 3,50,000 करोड़, करीब करीब 2.5 से 3 गुना ग्रांट बढ़ा दिया गया। क्या यह हिंदू मुसलमान का विषय है? अगर वहां पे घुसपैठिए आ रहे हैं, अगर जो नागरिक नहीं है देश का वो इलीगल तरीके से देश में घुस रहा है, तो क्या यह देश की सुरक्षा का विषय नहीं है? इसमें कौन सा हिंदू मुसलमान का विषय हो गया? ये हिंदू मुसलमान की रट लगा रहे हैं जो लोग मुजफ्फरनगर दंगों में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके लिए जिम्मेवार हैं, ये लोग यहां पे आके अनर्गल बोले चले जा रहे हैं बिना कुछ समझे हुए कि इनके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं। आपने 5 बार सवाल पूछा और ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये इनका डिस्परेशन दिखाता है। एक भी तथ्य नहीं है इनके पास बोलने के लिए, और खाली ये दूसरों को डिस्टर्ब करना जानते हैं, देश को डिस्टर्ब करना जानते हैं। तथ्य ये है सचिन जी कि देश की सुरक्षा के साथ पश्चिम बंगाल की सरकार वहां खिलवाड़ कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता के साथ वहां पे चुनी हुई सरकार वहां पे खिलवाड़ कर रही है, और इसलिए अमित शाह जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और जिन जिन मुद्दों को उन्होंने रेखांकित किया वास्तविकता है, जनता के रोजमर्रा के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके सरोकार के मुद्दे हैं। और स्वयं कई बार हाईकोर्ट भी इस बात को कह चुका है कि वहां पे सरकार जो है उसको सीवियरली इंडाइट किया गया है, कटघरे में खड़ा किया है उनकी इस तरह की कम्युनल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। लेकिन गौतम लहरी जी एक सवाल यहां से सीधा उठता है, आज के बात है, क्या सच में आज ये हिंदू कार्ड खेला गया है? क्या सच में ऐसा है? बीजेपी जहां पर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को डिवाइड करने की कोशिश है, घुसपैठियों का पूरा पैसा अमित शाह कह रहे हैं कि कहां चला जाता है, यहां पर हिंदू शरणार्थियों को हम यहां पर लेकर के आएंगे, देखिए कैसे बांग्लादेश शरणार्थियों के लिए है ही नहीं, वो किसे बसाना चाहती है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। या फिर सच में बंगाल में स्टेक्स इतना हाई है बीजेपी और टीएमसी का कि दोनों जानते हैं कि बंगाल एक एंट्री मेक और ब्रेक पॉइंट हो सकता है? ये सचिन अपने एकदम सही निष्कर्ष में आए, क्योंकि भाजपा का लिए सबसे बड़ा जगह जो है बंगाल, इसके लिए सारे ताकत उन्होंने लगा दिया है। खास तौर पे ममता जी को अब सुना ही है कि ममता जी भी चाहते हैं इस बार केंद्र में सरकार बनने के टाइम वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बने। बिल्कुल। तो इसीलिए 42 जो लोकसभा सीट है बहुत बड़ी संख्या है, इस भाजपा का पास सिर्फ 2 ही सीट था, तो वो बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इसलिए जैसी तरीके से चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव है, यहाँ पे केंद्र सरकार का कामकाज का तो आकलन होते हैं, लेकिन साथ साथ जो वो एक विरोधी दल के सरकार है, इसीलिए उनका कामकाज का भी आकलन इसी चुनाव में होगा। इसीलिए ये मान रही, ये आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई में भाजपा का पास जो मुद्दा है, वही मुद्दा अमित शाह ने उठाया। तो बंगाल का जनता तय करेंगे अभी कि ममता जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि अमित शाह जी जो कहा वो सही है। इसलिए कोई बोलने का, बाकी जो घटना का जो बात यहाँ पे जिक्र हो रहा है उतना डिटेल में मुझे उतना पता नहीं है, बट मोटे तौर पे मेरे को ये कहना है, बंगाल को माना जाता है खास तौर पे एक
आजादी के पहले से, आजादी के बाद से, आजादी का लड़ाई वहां से ही शुरू हुआ। बिल्कुल। वहां पे एक सेकुलर इथोस है। ये सारे देश में जो राजनीति चलते हैं, जैसे उत्तर भारत का राजनीति दक्षिण भारत में नहीं चलता। दक्षिण भारत का राजनीति पूर्व में नहीं चलेगा। तो इसलिए नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स का मॉडल में अगर आप प्रचार करने जाएंगे तो वो कितना कामयाब हुआ वो देखने लायक चीज है जी, वो कितना काम। और दूसरा एक और चीज भी है ना यहां पर प्रबीर विश्वास की, अगर देखा जाए ममता बनर्जी अगर इतनी ज्यादा हम ये कह सकते हैं बड़ी लीडर हैं पश्चिम बंगाल में, इससे पहले के असेंबली इलेक्शन में भी देखा, उससे पहले भी हमने देखा, तो अगर इतनी ज्यादा बड़ी लीडर हैं, तमाम नेता एक साथ कहने के लिए उनके मंच पर आ जाते हैं, तो फिर वो इतनी डरती क्यों है? 2-2 महीने तक इजाजत से क्यों डर जाती है? मालदा में रैली में हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतरने देती है? 1-on-1 फाइट के लिए बीजेपी को अगर किसी ने इतना करीब पहुंचाया तो वो शायद ममता ने पहुंचाया। एक बात आपको बता रहा हूं, ये डर वरने की कोई बात नहीं, ये सब बना बनाया बातों पे मत जाइए। डरने की कोई बात नहीं, हम किसी से नहीं डरते। हम डरते हैं तो सिर्फ जनता से डरते हैं, क्योंकि जनता, ये जो रथ यात्रा होने वाली थी, तो ये रथ यात्रा में खुफिया एजेंसी ने खबर दिया कि ये रथ यात्रा जहां होगी वहां कम्युनल दंगा होने का चांसेस है। और ये हमने पहले भी देखा है, बीजेपी की रथ यात्रा जहां जहां हुई है वहां दंगे हुई है। प्रबीर विश्वास हाईकोर्ट ने क्यों कह दिया कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं? कि आपको कैसे पता लग जाता है पहले कि होने क्या वाला? सुप्रीम कोर्ट भी मना कर दिया। आप हाईकोर्ट में क्यों पड़े हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का बात लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी मना कर दिया। गलत कह रहे हैं, वो बात तो समझिए। सुप्रीम कोर्ट का बात तो मानेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का बात तो मानेंगे? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड मत करिए सचिन जी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और यहाँ बैठ के उसको मिसलीड कर रहे हैं आप लोग। तो अरे भाई, आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट के लिए तो क्या बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, आप लोग का आदत है, जवाब मांगा है। नहीं, आप लोग का ये, और यहाँ आप बैठ के पहला झूठ आप लोगों ने सुना दिया 15 लाख करेंगे, ये पूरी तरह से गलत है। आप लोग बोलने नहीं देते। नहीं, आपके समय में हम कुछ नहीं बोले, आप मेरे समय में क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, आप यहाँ बैठ के तरीका ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलत बात करेंगे। नहीं, आप पढ़े लिखे आदमी दिखते हो, उसके कम से कम बताओ तो ऐसा करो। इसका क्या मतलब है सचिन जी? ठीक है, आप ये बताइए, आपके समय में बोलो ना, मिसलीड आप अपने समय, आप उसका जवाब समय में बोलते हो। आप कौन होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में मेरे समय पे क्यों बोलते हो? मिसलीड करें? ठीक है, मैं 1-1 मिनट का टाइमर ले लेता हूं। ठीक है प्रबीर विश्वास, ठीक है, मैं 1-1 मिनट का टाइमर ले लेता हूं। मैं 1-1 मिनट का टाइमर ले लेता हूं। प्रबीर विश्वास पहले आप, फिर अमन सिन्हा, उसके बाद अनुराग भदौरिया। ठीक है, पहले आप, फिर अमन सिन्हा, फिर अनुराग भदौरिया। लेकिन प्रबीर विश्वास, मेरा सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि अगर इतनी बड़ी ताकत है यहां पर ममता बनर्जी सबको इकट्ठा रख सकती हैं, तो फिर कोई भी आए, कोई भी रैली करे, इतना घबराई क्यों है? क्योंकि तो हाईकोर्ट ने भी कहा था कि भैया क्यों पूर्वाग्रह से घबराने का बात कहां है? नहीं, आप ठीक है, 1 मिनट समझ में नहीं, कहां घबराए हुए हैं? घबराए हुए कोई नहीं है, हम बिल्कुल घबराए हुए नहीं है। और अमित शाह जी ने जो कहा, ये तो हमारे फेवर में ही बात किया। अमित शाह जी ने जो हिंदुत्व का ताश खेला है, वो तो हमारे फेवर में ही आया ना, क्योंकि बंगाल के लोग ना तो हिंदुत्व ना इस्लाम में विश्वास करते हैं, वो इंसानियत में विश्वास करते हैं। और अमित शाह जी के भाषण में एक शब्द भी इंसानियत के बारे में नहीं था। हिंदू शरणार्थियों के आने पर क्यों? ये तो हमारे फेवर में आया ना। यहाँ शरणार्थी, आपको एक बात बता रहा हूँ, घुसपैठियों को घुसने कौन दे रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसका है? क्यों नहीं उसको टाइट करते आप? एनआरसी हो जाने दीजिए ना, किसने मना किया? एनआरसी हो जाता है तो गृह युद्ध की, एनआरसी हो जाता है तो फिर गृह युद्ध का किसका खतरा होता है? मुझे एक बात बताइए, जो है देश का देश में रहेगा, जो बाहर का बाहर में जाएगा, फिर कैसे होता है कि गृह युद्ध हो जाएगा? अगर आप इतनी ज्योग्राफी की जिक्र करते हैं सर। नहीं, असम में 40 लाख लोगों का क्या हाल करके रखे आप लोग, ये बताओ। पहले बोलना पड़ेगा ये 40 लाख लोगों का क्या होगा। आप बोलते हो हिंदू को शरणार्थी और मुसलमानों को घुसपैठी। हम बंगाली लोग, हिंदू भी हमारा भाई है, मुसलमान भी हमारा भाई है। अगर एनआरसी लागू हो तो सबके ऊपर लागू हो। घुसपैठी भी भाई है ना सर, जो घुसपैठिया है वो भी भाई है ना सर, उसे भी जगह मिलनी चाहिए ना, उसका भी वोटर आईडी कार्ड बनना चाहिए ना। प्रबीर विश्वास, तो फिर वो जो घुसपैठिया है वो भी भाई है कि नहीं है? पहले ये जवाब आपको देना पड़ेगा। तो घुसपैठिया, सर शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क होता है। सर शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क होता है। एक आपसे शरण लेकर के आ रहा है, एक आपने घुसपैठ करके आपके घर में घुस रहा है, आपका सामान चोरी करने के लिए या किसी भी तरीके की मंशा उसकी हो सकती है। आप उसको कह रहे हैं कि हम सर पे बिठाएंगे क्योंकि हमें वोट देगा। डिसाइड करेंगे आप कैसे तय कर लेते हो? हिंदू लोग समान चोरी नहीं करेंगे, इतना बेसिक तो गौतम गहरी, इतना बेसिक तो किसी को भी समझ में आता है ना कि कौन घुसपैठिया होता है, कौन शरणार्थिया होता है और कौन किसकी पॉलिटिक्स कर रहा है। आप कैसे तय कर लेते हो? हिंदू लोग चोरी नहीं करेंगे? हिंदू चोर नहीं है क्या? रफाल में चोरी नहीं हुए? हिंदू लोग चोरी नहीं किए? चल मतलब जो शरणार्थी है वो चोरी नहीं किए हिंदू लोग। सचिन जी क्या बोल रहे हैं ये अनर्गल यहाँ बैठ के? हिंदू चोर नहीं है, इसका क्या मतलब है?
अरे ये क्या इनकी पार्टी की आधिकारिक लाइन है ये क्या? सचिन जी जैसा बोल रहे हैं, बोल रहे थे कि बंगाल में कोई हिंदू नहीं आप कह रहे हैं कि आपके लिए शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों बराबर और नहीं है क्या? मुसलमान मैं तो पूछा ना कैसे, मुझे तो नहीं पता कि आपने शरणार्थी को हिंदू बना दिया, घुसपैठिए को मुसलमान बना दिया, आपने बनाया सर, मैंने तो नहीं बनाया। अमन सिन्हा, एक सेकंड, अमन सिन्हा एक मिनट। मुसलमान को क्यों घुसपैठी बोलते हो? घुसपैठी है तो सब है, सचिन जी सिर्फ मुसलमान घुसपैठी है, हिंदू किसने कहा शरणार्थी प्रवीर है, ऐसा तो विश्वास? बात नहीं। अमन सिन्हा, जो हमारे देश में गैर तरीका से आ रहे हैं वही घुसपैठी है। सचिन जी आपने बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा कि जो इलीगली आएगा बॉर्डर क्रॉस करके क्या वो घुसपैठिया नहीं है? उसमें ये हिंदू मुसलमान पढ़ने लगे। अरे भाई जब कोई अगर गलत तरीके से देश में घुसपैठ करेगा इलीगल तरीके से तो क्या उसको उसकी सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी? अरे वही तो मैं कह रहा हूं, घुसपैठिए और शरणार्थी वही तो मैं कह रहा हूं। शरणार्थी पहले हिंदू को शरण मानता शरणार्थी, है मुसलमान और उसके घुसपैठी। बाद अथॉरिटीज उसको शरण देती है तब लाता है। और अब अभी ये सज्जन जो हैं बड़ी शालीन डिबेट की बात कर रहे थे, कह रहे थे बोलने नहीं देते, अभी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। तथ्य जब इन्हें मौका मिलता है दूसरों को डिस्टर्ब करने लगते हैं। मेरे पास 30 सेकंड का इतना वक्त है, साधारण सा ठीक है, प्रश्न है अनुराग भदौरिया कोई बहुत बेसिक प्रश्न है कि क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है अगर घुसपैठियों को देश में लाके उसके बाद उनको गलत तरीके से नागरिकता दे दी जा रही है, उनको रिकॉग्नाइज कर दिया जा रहा है, उनका आपने अलग अलग राशन कार्ड बना रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि ये घुसपैठिया भारत का हो गया। ये क्या तरीका है? क्या ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? ठीक है, अनुराग और भदौरिया, अगर आपको भी उसके लगता है बाद वहां से कि डिमांड उत्तर आती प्रदेश है से हालांकि अगला कि पूरे प्रधानमंत्री देश निकलना का है, भले demographic महागठबंधन में profile जाने से change हो पहले रहा है, अखिलेश यादव कह रहे NRC की थे, आवश्यकता लेकिन यहाँ पर है, बंगाल तो से अगली NRC क्रांति डरने होती लगते नजर आ रही हैं। 2019 के लिए। क्या लगता है अनुराग NRC से क्यों इतना भदौरिया? डरते एक सेकंड हैं? सर, मेरे को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, दो मेहमान बात कर रहे हैं, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और जो एक नहीं सेकंड, है वो काफी देर स्पष्ट से हो जाएगा। डिसिप्लिन बैठे हैं अनुराग भदौरिया, मुझे वक्त देना पड़ेगा। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया। देखिए, ये मैंने पहले ही बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है और बॉर्डर फोर्स किसके अंडर में आती है। अगर आप बॉर्डर से कोई भी इस तरह के इलीगल माइग्रेंट हो रहे हैं तो जिम्मेदारी बीएसएफ की है और बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। और किस तरह के जो भी लोग हमारे बॉर्डर क्रॉस करते हैं जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। क्या गुजरात में नहीं घुसपैठिया घुस रहे हैं? उत्तर प्रदेश बंगाल में घुस रहे हैं, बंगाल क्रांति है ना? असम में घुस रहे हैं। मैं निंदा करता हूं, मैं निंदा करता हूं। सुन तो लीजिए, मैं अरे मेरी बात सुन ली। मैं निंदा करता हूं तो आप ही बोलो। अरे मैं बोलो, मैं निंदा करता हूं, ऐसे लोगों को घुसना नहीं चाहिए, लेकिन घुस रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है इनको रोकने की। और जहां तक आप शरणार्थियों की बात करते हो, शरणार्थियों की एक अपना लॉ है, वो अपने हिसाब से अपनी सरकार और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इलेक्शन के वक्त में आपको ये मुद्दा 5 साल तक आप सतर्क हुए रहे, 5 साल तक आप अरे तो घुसपैठियों को बोल तो रहे हैं। मैं घुसपैठियों का निंदा करता हूं, मैं बोलता हूं घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। अरे गीता भट्ट जी, मैं खुद बोल रहा हूं घुसपैठियों को देश के अंदर में नहीं जैसे आना आपने कहा कि चाहिए। वो जो इथोस है वो सांप्रदायिक है, लेकिन वो सांप्रदायिक जो कम्युनल नहीं है, कम से कम है। लेकिन आपको लगता है कि कब सांप्रदायिक हो जाए, कम से कम है। इसके लिए तो बंगाल की जनता को सतर्क रहना चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि भाजपा जिस तरह वैसे कहा भी सबसे समझदार और सबसे पढ़ी हुई जनता भी अगर कहा जाता है तो बंगाल को कहा जाता है। इसका इम्पैक्ट हो रहा है एब्सोल्युटली। और कहा जाता है कि बंगाल लीड्स द वे, बंगाल कहीं ना कहीं रास्ता तैयार करता है। भले उत्तर प्रदेश से जैसे कहते हैं अखिलेश के आता है, लेकिन आज कम से कम ये कह सकते हैं इस अमित शाह की रैली के साथ ये बंगाल क्रांति का उदय तो हो चुका है, जो कि 2019 तक बिल्कुल गर्म रहने वाली है। आगे 2 रैली और हैं, फिर उसके बाद मोदी ने भी रैली करनी है और रैली का ये संग्राम तो आगे रहेगा ही।